नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में कराने वाला हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू ग्राहकों को कितने वोल्टेज पर एक एकल फेज आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 230 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये एलपी के एग्जाम में पूछा गया है शिफ्ट 2 में। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, IS कोड के अनुसार सामान्य तौर पर भूमिगत तार का रंग क्या होता है। भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड या अर्थ वायर का रंग जो है वो कैसा होता है। ठीक है ना, अर्थ वायर का रंग कैसा होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हरा, ग्रीन इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तड़ित के झटके से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सुरक्षात्मक उपकरण क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, तड़ित रोधक लाइटनिंग अरेस्टर इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, SWG का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों। SWG का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड वायर गेज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कह कि किसमें जो है प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है, यानी कि निगेटिव जो है रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। ठीक है ना, सिलिकॉन इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3/1/2 कोर केबल में क्या होता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 कोर होती है और धात्विक आवरण को न्यूट्रल हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 क्या है, कह रहा है कि प्रतिष्ठम्भ का व्युत्क्रम क्या है दोस्तों। प्रतिष्ठम्भ का व्युत्क्रम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रवेश्यता। प्रवेश्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है। बैटरी चार्जिंग, घरेलू प्रयोग, बूस्टर या फिर दोस्तों डी लाइटनिंग लोड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बूस्टर। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर है बूस्टर, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बीच वाली उंगली मध्यमा जो है वो क्या दर्शाती है। बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा की दिशा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है। डीसी मोटर में लौ क्षति, ताम्र क्षति, यांत्रिक क्षति या फिर इनमें से सभी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी होता है। ठीक है ना, डीसी मोटर में लौ क्षति भी होती है, ताम्र क्षति भी होती है, यांत्रिक क्षति भी होती है। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 11, एक 4 पोल 3 फेज वाला प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक आपूर्ति से संचालित होता है, तो उस गति की गणना कीजिए जिस पर क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। दोस्तों इसको अब निकाल सकते हैं, एन जो फार्मूला होता है NS 120 F अपान P से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, 1500 RPM आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अगर स्लिप का मान 0 हो जाए तो दोस्तों, अगर स्लिप का मान 0 हो जाए तो आपको ऑप्शन कह रहा है कि मोटर तीव्र गति से चलेगी, मोटर मंद गति से चलेगी, मोटर बहुत आवाज़ करेगी, या पर ऑप्शन डी, मोटर रुक जाएगी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर रुक जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 4 पोल मशीन की सिंक्रोनस स्पीड है। दोस्तों क्या स्पीड, 4 पोल है तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 1500 RPM। अगर जो है 2 पोल होता तो 3000 RPM होता। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, सीलिंग फैन की गति कम होने का एक कारण इनमें से क्या हो सकता है। सीलिंग फैन की गति कम होने का कारण क्या हो सकता है दोस्तों। कह रहा है कि ब्लेड का छड़, टूटी हुई कैनोपी, दोषपूर्ण समन्वयोजन या डी, दोषपूर्ण संधारित्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोषपूर्ण संधारित्र, फाल्टी कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने जानते हैं कि अगर हम लोग का घर का फैन खराब हो जाता है ना, ऊपर नहीं चल, जो ऊपर सीलिंग फैन होता है वो खराब होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका कैपेसिटर चेंज कर देते हैं, है कि नहीं, फिर सही हो जाता है। तो यही है दोस्तों, कह रहा है कि दोषपूर्ण संधारित्र, फाल्टी कैपेसिटर। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है। ठीक है, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कह रहा है कि देखिए, ए है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, और डी उपरोक्त सभी। तो ये पूरा ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन 16 कह रहा है कि सैडेड पोल मोटर्स के नुकसान क्या है। कम क्षमता, कम शुरुआत, टार्क बहुत कम जो है, अधिभार क्षमता या फिर उपरोक्त दी सभी। ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तुल्यकालिक मोटर का गति नियमन स्पीड रेगुलेशन क्या होता है। अधिकतम होता है, शून्य होता है, न्यूनतम होता है या फिर पूर्ववत रहेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शून्य होता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन 18, अल्टरनेटरों में फील्ड वाइंडिंग कहाँ प्रयोग की जाती है। अल्टरनेटरों में फील्ड वाइंडिंग कहाँ प्रयोग की जाती है।
स्टेटर में, रोटर में, दोनों में या फिर बाहरी भाग में? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोटर में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 3 वाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर कैसा कनेक्शन बनाया जा सकता है? 3 वाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर कैसा कनेक्शन बनाया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टार या डेल्टा बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा होता है, क्या होता है? अनंत होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? तो दोस्तों एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो हमेशा होता है अनंत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक एमीटर में शंट का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन क्वेश्चन 21, एक एमीटर में शंट का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है पहला वाला करेक्ट है, धारा को बाहर निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मेगर का प्रतिरोध किसको मापने के लिए प्रयोग होता है? दोस्तों तो ऑप्शन ए दिया है निम्न प्रतिरोध, बी दिया है उच्च प्रतिरोध, सी दिया है मध्यम प्रतिरोध, डी दिया है बहुत निम्न प्रतिरोध। दोस्तों मेगर का प्रयोग हम बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घरेलू प्रदाय ऊर्जा मापी की डिस्क किस पदार्थ की बनी होती है? जिंक की, कॉपर की, एल्युमिनियम की या फिर चांदी की? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम की बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन 24, मापने के लिए, क्या मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है? एसी परिमाण, डीसी परिमाण, एसी और डीसी दोनों परिमाण या फिर ऑप्शन डी स्पंदित डीसी परिमाण? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसी तथा डीसी दोनों परिमाण इसको मापने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यावर्ती वोल्टता मापते समय मल्टीमीटर दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए अधिकतम वोल्टेज, औसत वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज या फिर डी तात्क्षणिक वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है बताइएगा मल्टीमीटर का राइट आंसर क्या है? दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ ऑप्शन सी। ठीक है, आरएमएस वोल्टता दर्शाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता मापते समय मल्टीमीटर क्या दर्शाता है? आरएमएस वोल्टता दर्शाता है। ठीक है, ये इसका जो है यहाँ पे आंसर की भी है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये 25 क्वेश्चन? ये देख सकते हैं कि जो है आज एजुकेशन का इसके जा सर का ये था, इसका सेट था। ठीक है, जो मैंने इसको करा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चंस? ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई कुछ आपका क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीडीएफ इसका चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका नाम है मिस्टर सूरज एक्सप्लेनर के नाम से ही टेलीग्राम का चैनल है, ग्रुप है। ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एएलपी CBT2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक शुद्ध प्रतिरोधक के पार तात्कालिक वोल्टेज धारा के साथ है, तो क्या है दोस्तों? आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अग्रगामी, बी दिया है फेज के बाहर, सी दिया है पश्चिमगामी, डी दिया है फेज में। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेज में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय घरों में एकल फेज आपूर्ति वोल्टेज किस रूप में होती है? ऑप्शन ए दिया है कि शीर्ष से शीर्ष वोल्टेज, बी है डीसी वोल्टेज, सी है स्पंदित वोल्टेज, डी है आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरएमएस वोल्टेज होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम है तो इसका शक्ति गुणांक क्या होगा दोस्तों? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी होगा। ठीक है, अगर प्रतिरोध और प्रतिबाधा दोनों समान है तो पावर फैक्टर क्या होगा? एकल होगा, यूनिटी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 वोल्टेज EA, EB और EC वाले एक 3 फेज वाली शक्ति प्रणाली में बराबर परिमाण होते हैं और ये एक दूसरे से किस पर जो है विस्थापित होते हैं, किस एंगल पर विस्थापित होते हैं? ठीक है ना दोस्तों, दिया है 100 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 120 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रूप गुणक किसका अनुपात होता है? रूप गुणक यानी कि फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो होता है दोस्तों? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, आरएमएस मान और औसत मान, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि एक स्टार संयोजित परिपथ में चरण वोल्टता का मान 240 वोल्ट है तो इसकी लाइन वोल्टता कितनी होगी दोस्तों? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर देखिए दिया कि 415 वोल्ट, 400 वोल्ट, 120 वोल्ट, 440 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 415 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति को किससे गुणा करना होगा? वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति को किसका गुणा करना पड़ेगा दोस्तों? आपूर्ति गुणांक, मापन गुणांक, अनुनाद आवृत्ति या फिर शक्ति गुणांक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक से गुणा करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लाइन वोल्टेज ऑप्शन ए दिया है कि किसी भी दो फेज के बीच उपलब्ध वोल्टेज, बी दिया है भू संपर्कन और उदासीन के बीच उपलब्ध वोल्टेज, सी दिया है फेज और उदासीन के बीच वोल्टेज, और डी दिया है तीन फेज के बीच उपलब्ध वोल्टेज दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, किसी भी दो फेज के बीच उपलब्ध वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रत्यावर्ती राशि का रूप गुणक जो है किसका अनुपात होता है, यानी कि फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात होता है दोस्तों? तो इसका अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी आरएमएस मान और औसत मान। ठीक है ना, ऑप्शन बी द आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक श्रृंखला आरएलसी परिपथ में खपत शक्ति की गणना का उपयोग करके की जा सकती है। P बराबर वी आई कास फाई, बी दिया है P बराबर वी आई, सी दिया है P बराबर आई आर, डी दिया है P बराबर आई आर कॉस फाई। दोस्तों तो एक श्रृंखला आरएलसी परिपथ में खपत शक्ति की गणना कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए P बराबर वी आई कास फाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात होता है। प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात क्या होता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन दिया है शक्ति गुणक, फॉर्म गुणक, आयाम या शक्ति। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, शक्ति गुणक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 12, स्टार और डेल्टा संयोजन में संतुलित भार के लिए उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, तो इसे फार्मूला दिया है दोस्तों, इसमें से कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी वाला है, √3 VL IL cos फाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ज्यावक्रिय तरंग रूप का रूप गुणक क्या है? ठीक है, रूप गुणक यानी कि फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है, साइन वेव का फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है, तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए 1.11। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऐसी परिपथ में एक प्रतिक्रियाशील शक्ति किस अभिव्यक्ति को तब दी गई है? ठीक है ना, किस अभिव्यक्ति जो है पर दी गई है दोस्तों? ठीक है, ऐसी परिपथ में। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है 14 का यहाँ पर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन फाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वह तत्व कौन सा है जो ऊर्जा को एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है? ऑप्शन ए दिया नाइक्रोम बैरिस्टर, बी दिया टंगस्टन प्रतिरोधक, सी दिया कार्बन प्रेरक, या डी दिया यूरेका संधारित्र। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन प्रेरक, कार्बन इंडक्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, प्रायः सभी वैद्युतिकी मापक यंत्र एसी के किस मान को दर्शाते हैं? शिखर मान, तात्कालिक मान, आरएमएस मान या फिर औसत मान? तो राइट आंसर ऑप्शन सी आरएमएस मान को। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? आरएमएस मान और औसत जो है औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन सी फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म फैक्टर वाला। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, अगर दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 अंश हो तो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट बी क्वाड्रेचर कहलाती है, क्वाड्रेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब दोस्तों ए दिया है कि धारा का माप समय के साथ बदलता है, बी कह रहा है कि धारा का माप नहीं मान होगा, मान व दिशा समय के साथ बदलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, धारा का मान व दिशा समय के साथ बदलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, अधिकतम मान बटा आरएमएस मान, इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए चरम गुणांक, इसको कहते हैं पीक फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ज्यावक्रिय धारा साइनोसाइडल करंट को I बराबर 70 साइन 314 टी द्वारा व्यक्त किया जाता है तो आवृत्ति होगी दोस्तों। तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज आएगा। ठीक है ना दोस्तों, जो साइन के बाद लिखा है 70 साइन 314 टी लिखा है ना, तो साइन ओमेगा का मान दिया है 314, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ का मान दिया है 314, तो एफ बराबर हो जाएगा 314 बटा 2 पाई। ठीक है, अब 314 में 2 पाई से भाग देंगे दोस्तों, आएगा 50। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 22। ठीक है, करें कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है दोस्तों। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का जो है प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? इकाई होता है, ऑप्शन डी यूनिटी होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23, शक्ति गुणांक कितना होता है? ऑप्शन ए जेड बटा आर, बी करें कि आर बटा जेड, सी है एक्सएल बटा जेड, या डी है एक्सी बटा जेड। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है ना, आर अपन जेड होता है शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, परिपथ का थीटा गुणांक बराबर, तो इसका क्या होता है दोस्तों? राइट आंसर इसका होता है ऑप्शन ए आर बटा जेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन होता है, कितना होता है दोस्तों? तो आप सब लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी 120 डिग्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, स्टार जोड़ में क्या होता है? लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है कि लाइन करंट जो है फेज करंट का √3 गुना होता है, कि लाइन करंट जो है फेज करंट का √3 मतलब डिवाइड होता है, या डी √3 जो फेज करंट है √3 लाइन करंट का √3 गुना होता है।
ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए लाइन करंट जो है फेज करंट के बराबर होता है स्टार जोड़ में। अगला प्रश्न है कि कैपेसिटिव प्रतिघात आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है एक्स सी बराबर 1/2 एफ सी होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्स सी ये घटेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एसी धारा की समयावधि 0.02 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति कितनी होगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपको दिया 0.02 सेकेंड दिया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी 1/1/t से निकाल लेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन बी आएगा 50 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आरएमएस मान का एसी के औसत मान से अनुपात क्या कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू क्या इसको हम कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आकृति गुणक या फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं एसी संकेतक का आरएमएस मान 10 वोल्ट है, इसका चरण मान कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14.14 वोल्ट। ठीक है, इसमें जो है कड़ी में 2 से आप गुणा कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा। ठीक है, 10 वोल्ट में। क्वेश्चन 31 न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है स्टार कनेक्शन द्वारा, डेल्टा कनेक्शन द्वारा, समांतर कनेक्शन द्वारा, किसी भी प्रकार कनेक्शन से। तो न्यूट्रल दोस्तों हम किससे प्राप्त करते हैं, ऑप्शन ए स्टार कनेक्शन द्वारा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक कुंडली का प्रतिरोध 60 ओम है और प्रेरकत्व प्रतिघात 80 ओम है, इसे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया तो कुंडली का पावर फैक्टर कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, ऑप्शन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन बी 0.6 ओम, 0.6 केवल आएगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स तो ये हो गया 32 क्वेश्चन। ठीक है, उसका आप यहाँ पे आंसर की भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 32 क्वेश्चन का आंसर की भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चंस, अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही और जो है क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं LPCBD2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पर यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी यानी कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दिया 33.3, बी दिया 40.6, सी दिया 66.6, डी दिया 72.9। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40.6% होता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर वीडियो आपने नहीं देखा है पिछला तो जरूर देखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 चालक प्रति स्लॉट के साथ 39 स्लॉट हैं तो चालकों की कुल संख्या क्या होगी। दोस्तों चालकों की कुल संख्या को हम जेड से दर्शाते हैं। जेड बराबर होता है यस इंटू सी। ठीक है, यस क्या है, यस दोस्तों नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं। ठीक है ना, 39 स्लॉट हैं, और सी क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर हैं 12। तो दोस्तों दोनों का गुणा कर देना है, 39 × 12 इसका गुणा करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी आपका 468। ठीक है ना, 468 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है क्या दिया कि दी गई आकृति में दिखाई गई फाइल के प्रकार को पहचानें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो देखिए ऑप्शन ए दिया है घुमावदार काट वाली फाइल है, बी डबल काट वाली फाइल है। दोस्तों देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पे बनाया गया है, फिर देखिए एक बार ऐसे काटा गया है, ऐसे ऐसे, एक बार ऐसे काटा गया है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी डबल, बी वाला। ठीक है, डबल काट वाली फाइल इसको हम बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों बहुत से लोग जो है वीडियो को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। कह रहे हैं कि जब एक प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर, जब एक अल्टरनेटर को अति उत्तेजित कहा जाता है, ओवर एक्साइटेड कहा जाता है, तब क्या होता है। ए कह रहा है कि ऋणात्मक शक्ति गुणांक, बी कह रहा है कि एकता शक्ति गुणांक, सी कह रहा है पश्चगामी शक्ति गुणांक, या डी कह रहा है अग्रगामी शक्ति गुणांक। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, पश्चगामी शक्ति गुणांक। ठीक है, ये अल्टरनेटर के लिए है पश्चगामी शक्ति गुणांक। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड पाइप से भूसंपर्कन के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा इलेक्ट्रोड पाइप से भूसंपर्कन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ताम्र प्लेट, खोखला जीआई रॉड, ठोस जीआई रॉड, या डी तांबे का ठोस रॉड। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खोखला जीआई रॉड। ठीक है ना, खोखला जीआई रॉड। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टर का उपयोग डीसी मोटर में नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, कौन से स्टार्टर का प्रयोग डीसी मोटर में नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका देखिए क्या कह रहा है कि 3 बिंदु स्टार्टर, 4 बिंदु स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, या 2 बिंदु स्टार्टर। दोस्तों तो डीसी मोटर में किसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है ना, स्टार डेल्टा
स्टार्टर का प्रयोग जो है हम डीसी मोटर में नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक वृत्ताकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस औजार का उपयोग करता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए का है छेनी, बी है आधी गोल फाइल, सी है सपाट फाइल, या डी है ड्रिल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधी गोल फाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में वोल्टमीटर द्वारा क्या मान दिखाया जाता है। वोल्टमीटर, जब वोल्टमीटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे वोल्टेज का मान पूछा है दोस्तों। तो यहाँ से यानी कि 1 ओम के एकरास जो है, जहाँ पे देखिए 2 प्रतिरोध लगा है, एक 4 किलो ओम का है, एक 1 किलो ओम का है। तो इसके एकरास जो है दोस्तों वोल्टेज पूछ रहा है कि इसके एकरास वोल्टेज कितना होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों देखिए इसमें से जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 1 वोल्ट आएगा। ठीक है ना, देखिए 4 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा, 4 के क्रॉस, और एक जो है 1 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 1 वोल्ट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि सोल्ड्रन के लिए अनुशंसित विन्यास क्या है। सोल्ड्रन के लिए अनुशंसित विन्यास क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए है लैप जोड़, बी है तरंग जोड़, सी है स्कार्फ जोड़, और डी है बट जोड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैप जोड़ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लैप जोड़। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कठोर तारों को काटने के लिए कौन सी पकड़ सबसे उपयुक्त होती है। कठोर तारों को काटने के लिए ऑप्शन ए का है कि लांगनोज पकड़, बी है अभिबंधी पकड़, सी है तार स्ट्रिपर पकड़, और डी है विकर्णी कटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, विकर्णी कटर्स। ठीक है, डायगोनल कटर्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, विद्युत वाहक बल की दोस्तों इसाई इकाई क्या है। विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ की इसाई इकाई क्या है। ऑप्शन ए वोल्ट, बी ए का है न्यूटन, सी एम्पियर, डी वेबर। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये क्रॉस वाला साइन ऐसे हट नहीं रहा है दोस्तों, जो ये क्रॉस वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक नहीं है। ठीक है ना, ए है कांच, बी का है अभ्रक, सी है लकड़ी, डी है सोना। तो कौन सा एक अवरोधक नहीं है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोना। सोना एक क्या है, ये धातु है, यानी कि ये जो एक प्रकार का क्या है, कंडक्टर है, चालक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि पाइप से भूसंपर्कन प्रतिरोध को नियंत्रित किया जा सकता है, तो क्या करके। ऑप्शन ए कह रहा है कि कंडक्टर को प्रतिस्थापित करके, तांबे का रॉड जोड़ के, नमक और पानी डाल के, या डी दोस्तों भूसंपर्कन रॉड की जगह नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक और पानी डाल के जो है पाइप से भूसंपर्कन प्रतिरोध को नमक और पानी डाल के नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का है कि तुल्यकालिक मोटर यानी कि सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन ए कह रहा है कि अनिवार्य रूप से स्वतः प्रारंभिक होते हैं, बी कह रहा है कि स्व प्रारंभिक नहीं होते हैं, सी कह रहा है स्व प्रारंभिक होते हैं, या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्व प्रारंभिक नहीं होते हैं, यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कह रहा है कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है, 3, 1, 4 या फिर 2। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 डायोड की आवश्यकता होती है। सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बनाने के लिए हमें 2 डायोड की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। ठीक है, क्या 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 कह रहा है दोस्तों कि क्लीट वायरिंग में खांचे किससे बने होते हैं, चीनी मिट्टी से, तांबा से, कांच से, या फिर इस्पात से बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी मिट्टी से बने होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मीटर को विद्युत रोधन परीक्षक माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि मेगर, बी है आवृत्ति मीटर, सी है विद्युत रोधन, डी है वाट मीटर। तो विद्युत रोधन परीक्षक दोस्तों किसको माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, मेगर को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि डीसी परिपथ पर निम्नलिखित में से कौन से मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, डीसी पर इसमें से कौन सा जो है कार्य नहीं करता है। ए है कि दिक् परिवर्तक मोटर मीटर, पारा मोटर मीटर, प्रेरण मीटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसमें से जो है डीसी पर कार्य नहीं करता है, वो है ऑप्शन सी, प्रेरण मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। एक ऐसी परिपथ के प्रेरणिक और धारिता प्रतिघात को निर्धारित किया जाता है किसमें, वोल्ट एम्पियर प्रतिघाती में, ओम में, एम्पियर में, या फिर वाट में। ठीक है दोस्तों, तो धारिता प्रतिघात को दोस्तों हम ऑप्शन नंबर बी, ओम में जो है वो करते हैं। ठीक है ना, निर्धारित करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम है तो इसका शक्ति गुणांक क्या होगा, शून्य होगा, एकल होगा, अग्रगामी होगा, या पश्चगामी होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एकल होगा, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से टाका अनुप्रयोगों के लिए फ्लक्स के रूप में कौन सी धातु आमतौर पर पसंद नहीं की जाती है, बोरेक्स, जिंक क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, या फिर लेड। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेड का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है ना, फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड से मुक्त रखना, बी है गलनांक कम करना, सी है उचित बनावट सुनिश्चित करना, या डी है तापमान कम करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए, धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि यदि एक डीसी मोटर का पश्च ईएमएफ यानी कि बैक ईएमएफ आकस्मिक रूप से विलीन हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उसका ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि मोटर बंद हो जाएगा, मोटर संचालित होते रहेगा, सी कह रहा है कि मोटर आर्मेचर जल सकता है, डी कह रहा है कि मोटर स्टोर के साथ संचालित होगा। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर जल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रतीक क्या दर्शाता है। ये फ्रेंड्स ये क्या दर्शाता है, बैटरी, संधारित्र ध्रुवीकृत, या फिर प्रतिरोधक। तो दोस्तों क्या दर्शाता है ये, तो ये दर्शाता है दोस्तों बैटरी ध्रुवीकृत। ठीक है ना, बैटरी ध्रुवीकृत दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि यदि डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलते समय खुलता है तो डीसी का क्या होगा, तो गति का क्या होगा। ठीक है, यदि डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलते समय खुलता है तो गति का क्या होगा। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में इतने ही रहने देता हूँ दोस्तों। ठीक है, 10-10 मिनट का आपको 25-25 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में मिलता रहेगा। आप बताइएगा आप क्या कहते हैं कि मतलब 50 क्वेश्चन किया जाए, 100 क्वेश्चन किया जाए एक ही वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट करके बताइएगा जैसा आपका विचार होगा, जैसे जितना मतलब अधिक लोग कहेंगे कि जैसा 1 घंटे का बनाऊंगा, आधा घंटे बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि कैसे मुझे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पहला जो क्वेश्चन है, तो घर्षण टेप इनमें से किससे बना होता है। घर्षण टेप दोस्तों मैं क्यों राइट आंसर आपको बताता चलूँगा। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन पढ़ने में टाइम जाएगा दोस्तों, तो केवल ऑप्शन आपको राइट आंसर बताऊंगा। ठीक है ना, तो घर्षण टेप इनमें से किससे बना होता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है ना, आसंजक युक्त संश्लेषित सूती कपड़े से बना होता है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे कह रहा है कि ताप के संपर्क में आने पर जो है क्या हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना, वो निम्न ताप के संपर्क में आने पर जो है वो भंगुर हो जाता है। भंगुर यानी कि मतलब जल्दी से टूट जाता है। ठीक है ना, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो निम्न ताप के संपर्क में आने पर जो है वो भंगुर हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है। ठीक है ना, सही प्रभाव है कौन सा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, कहा है कि शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि।
जी हाँ दोस्तों, तो जो है तापमान में अगर वृद्धि होता है, शुद्ध धातुओं के तापमान में वृद्धि होता है तो उसके प्रतिरोध में क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो दोस्तों इसका तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। जो धातुएं होती है ना, कंडक्टर जो चालक होते हैं, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है उनका, ठीक है ना, धनात्मक प्रतिरोध गुणांक होता है। इसलिए जो है अगर धातुओं के तापमान में वृद्धि करते हैं तो प्रतिरोध में भी वृद्धि होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधों में से निम्नतम मान वाले प्रतिरोध से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कह रहा है कि दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी विधि है जो कि दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की विधि है जिसमें जो है वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। तो दोस्तों तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्प्लाइस, ठीक है ना, जोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत से लोग चैनल को मतलब वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना बस आपसे बस इतना उम्मीद रहती है आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। केबलों में शीथ का उपयोग के लिए किया जाता है। केबलों में शीथ का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है कि उनका आकार बढ़ाने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए, केबल में नमी की प्रवेश रोकने के लिए, विद्युत चुंबकीय व्यक्तिकरण को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, उच्च जल अवशोषण, तो यही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो जल अवशोषण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत जवाब, मतलब इसका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। अभ्रक जो है यानी कि माइका नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है। जो अभ्रक माइका है वो किसका एक उदाहरण है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है इसका डी, ये विद्युत रोधी पदार्थ होता है। अभ्रक जो माइका है वो एक क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ होता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न करें कि निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है। पावर केबल का भाग नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पावर केबल का भाग नहीं है, चालक, परावैद्युत, शीथ या फिर लोड। तो पावर केबल का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लोड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है उसमें निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होता है, ठीक है। तो कौन सा गुण मौजूद है दोस्तों, इसमें करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, यह हवा या मिट्टी से नमी अवशोषित नहीं करता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब रजिस्टेंस कलर कोड को 4 बैंड रजिस्टर पर दाएं से बाएं पढ़ा जाता है तो बैंड रजिस्टर का सहिष्णुता मान देता है। कौन सा बैंड जो है वो रजिस्टर का सहिष्णुता मान देता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए करेक्ट कौन सा देखिए कि तीसरा, दूसरा, पहला या फिर चौथा, ठीक है ना। तो सहिष्णुता पूछा है दोस्तों, सहिष्णुता कौन सा ऐसा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम, ठीक है ना, पहला वाला। मतलब दोस्तों याद रखिएगा कि ये कह रहा है कि दाएं से बाएं, ठीक है, लेकिन अगर हम बाएं से दाएं पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा, चौथा सही होगा, ठीक है ना। बाएं से दाएं चौथा वाला होता है, लेकिन अगर कह रहा है कि दाएं से बाएं पढ़ा जाए तो कौन सा जो है वो सहिष्णुता का मान देता है, टॉलरेंस, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तारों को रोमेक्स ब्रांड नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका डी, गैर धात्विक आच्छादित तार, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है। आर्मर, कंडक्टर, इंसुलेशन या शीथ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्मर, ठीक है ना, आर्मर बचाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14। एफ श्रेणी इंसुलेटर का प्रतिबंधक तापमान कितना होता है दोस्तों। देखिए ये 7 प्रकार का होता है इंसुलेटर, ठीक है ना, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी, 7 प्रकार का होता है। तो एफ का पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं देखिए एफ वाला पूछ रहा है ना, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 155 हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम परावैद्युत क्षमता है। हवा में, SF6 गैस में, कागज में या फिर विखनिजित जल में। तो इसमें से जो उच्च परावैद्युत सामर्थ्य है वो किसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, SF6 गैस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर क्या होता है। केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता दोस्तों तापक्रम बढ़ने पर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चरघातांकीय रूप से घटेगी, चरघातांकीय रूप से घटेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एकल कोर केबल में सामान्यतः
प्रदान नहीं करते हैं। क्या नहीं प्रदान करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, स्टील आर्मरिंग प्रदान नहीं करते हैं। सिंगल कोर केबल में जो है समानांतर स्टील आर्मरिंग प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? तो अच्छे चालक, कुचालक, प्रतिरोधी, संधारित्र क्या होते हैं? तो परावैद्युत पदार्थ जो है वो कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसका प्रतिरोध के लिए ऋणात्मक तापमान गुणांक है? ठीक है ना, किसका प्रतिरोध के लिए ऋणात्मक तापमान गुणांक है दोस्तों? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। टंगस्टन, कार्बन, नाइक्रोम या फिर प्लेटिनम। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन बी, कार्बन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, रोधन पदार्थ में क्या होना आवश्यक है? तो किसका होना आवश्यक है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन ए, निम्न परावैद्युतांक, उच्च प्रतिरोधकता, सी का उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है ना, उपयुक्त सभी चीज़ें जो है होनी आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, किटकैट फ्यूज किससे निर्मित होते हैं? किटकैट फ्यूज जो है किससे निर्मित होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए, पोर्सलिन से निर्मित होते हैं। याद रखिएगा, पोर्सलिन से निर्मित होते हैं। ठीक है ना, निम्न में से VIR का सही पूर्ण रूप क्या है? यानी VIR का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर। वल्कनाइज्ड इंडिया रबर, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। XLPE केबल का अनुमत प्रचालनात्मक तापमान क्या है? XLPE केबल का। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ऑप्शन ए 90 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा केबल में चालकता हेतु तांबा का प्रयोग रूप में किया जाता है। तो तांबा का प्रयोग दोस्तों किसके साथ क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अनिलन रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। रोधक केबलों की संख्या जिन्हें इस्पात संवहनी स्टील कंडक्ट में खींचा जा सकता है किसके द्वारा दी जाती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, IS 732 1983 के द्वारा दी जाती है। ठीक है ना, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, किसी केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन डी, सब उपयुक्त सभी चीज़, निम्न लागत, उच्च डाइलेक्ट्रिक शक्ति, उच्च यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण है? ठीक है फ्रेंड्स, तो चालक का, विद्युत रोधी का, विकिरण का, अर्धचालक का। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, विद्युत रोधी का एक उदाहरण है। ठीक है ना, शुद्ध पानी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु है, तो कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ठोस चालक के मुकाबले लड़ीदार चालक का फायदा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज़्यादा लचीला। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ज़्यादा लचीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का तापमान गुणांक जो है वो शून्य के आसपास होता है? ठीक है ना, शून्य के आसपास होता है। तो आइए देखते हैं इसका जो ऑप्शन क्या दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैग्नीन। ठीक है ना, मैग्नीन का शून्य के आसपास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि वर्ग H रोधन पदार्थ का सर्वाधिक सुरक्षित तापमान क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन बी, 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतया पदार्थ प्रयुक्त पदार्थ है। तो उच्च वोल्टता वाले, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतर्भरित कागज। ठीक है ना, अंतर्भरित कागज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए, ग्रेफाइट है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कला वोल्टता के समान। ठीक है ना, त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टता कला वोल्टता के समान है। ठीक है, अगला प्रश्न है कह कि 3 संधारित्रों की धारिता अनुपात 1:2:3 है और उसके आर पार वोल्टता अनुपात 3:2:1 है, तो संधारित्रों में ऊर्जा भंडारण अनुपात कितना है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 983। ठीक है, तो इसको अपन निकाल सकते हैं, जो संधारित्र में जो ऊर्जा भंडारण का जो होता है फार्मूला 1/2, वो मतलब इसका ही होता है ना, Q²/2C होता है। ठीक है ना, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या 1/2CV² होता है। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज दिया और धारिता दिया, C और V दिया है, तो आप जो है 1/2CV² से आप जो है इसका अनुपात ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर इसका बी, 983। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें उच्चतम चालकता होती है? सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तो
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चांदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ का उच्च गलन तापमान होता है? ठीक है, तो ऑप्शन में से करेक्ट है ऑप्शन बी, तांबा। ठीक है ना, तांबा। और यहाँ पे न्यूमेरिकल है 35 ओम और 15 ओम प्रतिरोधक वाले श्रेणी परिपथ में अगर जो है 5 वोल्ट बैटरी संयोजन पर लगा है तब 15 ओम में वोल्टता पात कितना होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो 15 ओम में पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो ये भी अब निकल जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं कैसे उसे बताऊँ, इस पर मैं आपको लिख कर तो बता नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन सी आएगा, 1.5 वोल्ट आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए कैसे निकाल सकते हैं, 35 और 15 का रेशियो ले लेंगे ना, तो 5 7 35, 5 से 15, 7 और 3 का रेशियो आएगा, तो 7 और 3, 7 3 पे आप बांटेंगे दोस्तों, 7 3 7 और 3, 7 3 10 पे आप बांटेंगे, 10 पे आ जाएगा 5 वोल्ट, एक पे आएगा 1/2। ठीक है, 1/2 आएगा दोस्तों। तो अब 15 ओम में पूछ रहा है। ठीक है, तो 7 और 3 का रेशियो था, 7 3 का, तो 3 में आप जो है 1/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको लगा नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए, मैं इसको अलग से बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सिस्टम को अधिकतम स्वीकार्य परिचालन तापमान के अनुसार मानक नेना, फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, NEMA रहेगा ना, वर्गीकरण द्वारा रेट किया जाता है। क्लास बी इंसुलेशन में अधिकतम परिचालन तापमान कितनी? बस आपको लास्ट वाला पढ़ना है, क्लास बी इंसुलेशन में अधिकतम परिचालन तापमान कितनी है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 130 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पीवीसी का सही पूर्ण रूप क्या है? पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्न में कौन विद्युत रोधी है, यानी कि इंसुलेटर पूछ रहा है, तो सोना, तांबा, फाइबर, पीतल, तो कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, फाइबर। फाइबर क्या है कि इंसुलेटर है, विद्युत रोधी है। अगला क्वेश्चन है कि एलटी केबल के इंसुलेशन का परीक्षण किया जाता है, कितने वोल्ट पर किया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1100 वोल्ट पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एच श्रेणी के विद्युतरोधी उष्मारोधी का सीमित तापमान कितना है दोस्तों? ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है? केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक सुरक्षा, यांत्रिक सुरक्षा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युतरोधी सामग्री में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट है, कम लागत, उच्च परावैद्युत शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, किसी 11 किलोवोल्ट वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है, यानी कि जो सैग है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो, ये वांछित खाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 0.9 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हाई स्पीड इस्पात में, ठीक है, कार्बन का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 0.75 से 1% होता है। ठीक है ना, 0.75 से 1% होता है। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभ्रक इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? पीवीसी, रबड़, कपड़ा या फिर कवचित तार? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, कवचित तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर का, घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, तापन तत्व के लिए, ठीक है ना, लेकिन हीटिंग एलिमेंट के लिए। तो दोस्तों ये आपके लिए रहेगा होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है ना, ऑप्शन दिया जीआई, तांबा, नाइक्रोम या फिर दोस्तों पीतल। ठीक है, तो इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, गला जो है सूख जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स सब ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, छोटे बच्चों का सम्मान करिएगा, बड़ों का तब छोटे बच्चों का प्यार करिएगा, बड़े लोगों का सम्मान करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।